एवरीवन, एक बार फिर आपको मीरब जीशान और हाफिज़ इमरान की तरफ से सलाम पहुँचे। और इसी के साथ जो है वो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे बड़ी तफसील में, हमने स्टेडियम्स के ऊपर बात की, हमने कादिर साहब को भी इंगेज किया, उन्होंने हमें वहाँ पर मौजूदा हालत से आगाह किया। मोहसिन नकवी साहब ने लंच किया, बाकायदा तौर पर डिस्कशन की, मज़दूरों के साथ बैठकर वक्त गुजारा और उनकी हौसला अफजाई की, उनकी तारीफ़ की, उनको शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतनी कम मुद्दत में सारा स्टेडियम नए सिरे से तैयार करके हमारे सामने रख दिया है। अब बात शुरू करनी चाहिए असूलन ट्राई नेशन सीरीज़ के बारे में। हाफिज़ साहब, बिल्कुल ऐसी है कि कल पाकिस्तान में क्रिकेट की सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पर बहाल हो रही हैं और इसी पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साउथ अफ्रीका की टीम भी पाकिस्तान पहुंची, न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान की टीम भी पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही है और कल से एक वो सीज़न शुरू हो रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट का जिसमें पाकिस्तान 29 साल के बाद ICC के किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। तो राय अजलान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राय साहब, कल से पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी तो कल से शुरू हो जाएगी? बेसिकली तो ये कल से शुरू हो जाएगी बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आई डोंट थिंक कि हमारा कोई प्रैक्टिस मैच है, तो वी कैन कंसिडर दिस ट्राई नेशन सीरीज एज आर ट्राई एंड टेस्ट नेशन सीरीज कि हम अपनी इसमें अपनी नेशन का पेशेंस टेस्ट कर लेंगे और अपना कम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे। अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन क्या। बुनियादी तौर पर ये अखबार की बड़ी अच्छी सुर्खी है, ट्राई एंड टेस्ट सीरीज, या है ना, ट्राई एंड टेस्ट सीरीज। अगर और मतलब ट्राई एंड ट्राई अगेन, हाँ नहीं, ट्राई एंड ट्राई अगेन तो हमारा सदियों से चलता आ रहा है ना। दिस इज ट्राई एंड टेस्ट सीरीज। ट्राई एंड टेस्ट सीरीज, पेशेंस हमारे टेस्ट होंगे, ट्राई खिलाड़ी होंगे एंड इवेंचुअली और अगर हम जीत गए तो हम एक नॉट सो यूजलेस बट स्टिल टू सम एक्सटेंट यूजलेस ट्रॉफी जीत के खुशी भी मना रहे होंगे। हमारे साथ मसला ये है ना कि हम जितनी भी बायलैटरल सीरीज़ होती हैं उसको बहुत जज्बाती तौर पे उनको फॉलो करते हैं और फिर इवेंचुअली जब तक बारी आती है किसी बड़े टूर्नामेंट की में उसकी परफॉर्मेंस हमारी उस किस्म की होती नहीं है। सो रादर देन यूजिंग दीज बायलैटरल सीरीज एज समथिंग टू ट्राई आवर कम्बिनेशन, बिल्ड अ बेंच स्ट्रेंथ एंड समथिंग टू लुक टू बिल्ड फॉर बिगर टूर्नामेंट, हम इनको बड़ी बुरे तरीके से फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि जी हम ये सीरीज़ कैसे हार गए। ठीक है, बट उसमें वो जज्बातियत आ जाती है और फिर उसकी वजह ये होती है कि हम नेपाल के खिलाफ भी फुल 11 के साथ जा रहे होते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, बट अफगानिस्तान के साथ भी फुल स्ट्रेंथ पे जा रहे होते हैं, हार भी जाते हैं एंड फिर हार भी जाते हैं। सो उसकी वजह यही होती है कि हमने अपने अगेन वो प्लान B, C वो उस तरह से प्लान नहीं किए हुए होते। तो इस सीरीज़ को अगर हम इस तरह से देखें कि हमने एक प्रीलिम स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया हुआ है, तो उसको हम टेस्ट कर लें इसमें 10 तारीख से पहले अगर हमने कोई नोक पलक सवारनी है टीम की तो वो सवार लें। अच्छा, एक और चीज़ है, नोक पलक वो वापस है, वो स्टेडियम की नोक पलक संवर रही है, वो वहाँ जब घूंघट उतर रहा है, जब सलामियाँ दी जा रही हैं तो फिर नोक पलक भी तो एक मुनासिब लफ्ज़ है ना अभी इस्तेमाल करने के लिए। न्यूजीलैंड के साथ हमारा अगर हम देखें कि ODI मैच है और हमने उनके खिलाफ खेलना है, और अगर हम 2023 की बात करते हैं तो उसके 2 स्टैट्स मेरे सामने इस वक्त इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि हारिस रऊफ की कारकर्दगी इनके खिलाफ बहुत अच्छी थी, 9 विकेट्स इन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल की थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो 2023 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ शाहीन आफरीदी ने भी बड़े शानदार अंदाज में खेला था, उनकी भी तकरीबन जो है वो 8 विकेट्स बनती हैं। दोनों प्लेयर्स इम्पैक्टफुल रहे हैं व्हेन एवर इट कम्स टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन ये है कि दोनों प्लेयर्स इस मर्तबा कितना अच्छा खेल पाएंगे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, क्योंकि ये हमारा जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है इसने आगे जाना है पहले मैच की तरफ। ये जो होगा वो पहला मैच का रिज़ल्ट क्या होगा वो डिसाइड कर सकता है। यस, क्योंकि हमें ये मैच इतना इम्पैक्टफुल बनाना है कि कराची में जिन लोगों ने टिकट्स खरीदी हैं पहले मैच की वो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार ना हो। सो डू यू थिंक कि हारिस रऊफ एंड शाहीन आफरीदी वुड बी इम्पैक्टफुल अगेंस्ट न्यूजीलैंड? जहाँ तक रही बात कि कराची में जो लोगों ने टिकट लिया इस मैच की वो नाउमीद ना हो, पाकिस्तान टीम का ऐसा है कि हमेशा एक ICC इवेंट में ये उससे मुख्तलिफ करते हैं जो ये करते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि ICC इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान लगातार कई सालों से अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म करता आ रहा है। हम बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं तो वो बुरा कर जाता है, हम थोड़ा अंडर पार की एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं तो पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल भी खेल जाती है एक वर्ल्ड कप का। सो उस किस्म का हमारा मोड होता है। जो टीम हमारी ICC इवेंट्स में शो अप करती है ना वो डिफरेंट होती है उस टीम से जो हमारी टीम अदर देन ICC टूर्नामेंट्स चल रही होती है।
सो यही अब एग्जांपल अगर 2009 के वर्ल्ड कप की ले लें तो यहाँ मुल्क में धमाके हो रहे थे, क्रिकेट ख़त्म हो गई थी यहाँ से और हम जाके एक वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट जीत जाते हैं। पेपर पे टीम बहुत अच्छी थी, 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। सो हमारा ये वाला चलता रहता है। तो इस मैच में जैसे हमने बताया कि हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स की 2023 में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो ये वो टाइम था जब हम बायलैटरल बुली बने हुए थे। हम टीमों को यहाँ बुलाते थे, वनडे सीरीज़ हराते थे और हम एक प्रॉपर बायलैटरल सीरीज़ बुली का किरदार अदा करते हुए हम वनडे की नंबर 1 टीम बन गए थे। लेकिन जब हमें अपने से मुख्तलिफ कंडीशंस में जाके खेलना पड़ा तो हमें मुसीबत आ गई थी। प्लस जिस मैं बारहा कह चुका हूँ कि उस टूर्नामेंट में हमारे हर खिलाड़ी की फॉर्म गड़बड़ हुई थी। इस केस में ये है कि हमें एक अच्छा मौका मिल जाएगा कि तकरीबन इन्हीं कंडीशंस में हमने खेलना है, होम ग्राउंड होगा। हाँ, अब यहाँ पे ये ना हो जाए कि हम होम ग्राउंड का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाएं और वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। तो वो एक फैक्टर है। बाकी रीसेंट होम ग्राउंड का प्रेशर इस टीम को होगा, हो सकता है। कैसे? आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के बोझ के अंदर आ जाएं कि आपको समझना है कि करना है क्या, बिकॉज मेंटल ब्लॉक किसी भी सूरत में आ सकता है। समटाइम्स वो एक फियर ऑफ अननोन होता है, समटाइम्स वो फियर ऑफ नोन होता है। सो फियर ऑफ नोन यही है कि यार इतने लोग मेरे लिए चीयर कर रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो। सो वो वैसे तो उस्ताद कहता है कि जिस जुमले में अगर और तो आ जाए उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारी आधी ज़िंदगी और अगर और तो के दरमियान टेबल टेनिस में गुजर जाती है। सो वो वाला एलिमेंट है कि इन दोनों की इन दोनों की फॉर्म तब अच्छी लगी हुई थी, अच्छा जा रहे थे। देन ऑब्वियसली नसीम शाह वाला इंसिडेंट होना, उसका अनफिट होना, एंड वर्ल्ड कप में हमारा कम्बिनेशन गड़बड़ हो जाना, एंड प्लस वो इंडिया वाला मैच, बारिश, और उसके बाद तो फिर अभी ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ परफॉर्म रियली वेल, साउथ अफ्रीका में नॉट सो मच बट स्टिल शाहीन नज़र आ रहा था कि ही इज़ फायरिंग अप, उसकी पेस भी बेहतर हो रही है, बॉल भी सही लैंड करने लग गया। एंड किसी ने अच्छा पॉइंट आउट किया था कि मे बी इट्स आकिब फैक्टर के इनके यॉर्कर वापस आना शुरू हो गए लेट ओवर्स में। सो वही चीज़ अब यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि इन दोनों के पास अच्छा मौका है कि इन विकेटों पर जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली नहीं होने वाली, तो यहाँ पे इनके स्किल का टेस्ट होगा कि किस तरह से ये अपने आप को मनवाते हैं। बिकॉज इन्हीं विकेट्स पे जब नहीं इतनी हेल्प मिलती थी तो किस तरह से कंडीशंस को अपने फेवर में इस्तेमाल करते थे, सीखना पड़ेगा अगेन वसीम वकार एंड शुएब अख्तर से कि जब उसको नज़र आ रहा होता था शुएब को कि विकेट नहीं हेल्प आउट कर रही तो वो लो फुल टॉसेस पे जाना शुरू कर देता था कि एटलीस्ट तेज़ होगी, मे बी इन द एयर मैं रिसीव कर दूँ। सो समथिंग ऑन दोज लाइन्स, किस तरह से इसको प्लान आउट करते हैं। देन इस सारे फैक्टर में नसीम शाह इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिट, बिकॉज नसीम शाह के साथ वो मसला है ना कि उसकी बॉल इतनी ज़्यादा सीम हो जाती है कि वो अनप्लेबल भी अनप्लेबल हो जाती है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, वो सोशल मीडिया एडिट्स में बहुत मज़ा आता है देखने का कि यूँ जा रही है और यूँ जा रही है, बट वो यूँ जा रही है और यूँ जा रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये उसी तरह से ही है वो जो एक शॉर्ट पिच बॉलिंग की स्प्री थी एक बड़े बैट्समैन के अगेंस्ट हमारे एक फास्ट बॉलर के, हम आज भी देख के बड़ा एंजॉय करते हैं उसको, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका कोई रिजल्ट फ़ायदा कुछ इस किस्म का नहीं था। अच्छा, लेकिन ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड, होम क्राउड और उसके साथ साथ कॉम्बिनेशंस के एतबार से आपको लगता है कि जब हम अपने फास्ट बॉलर्स की बात करें और फिर उसका हम मवाजना करें या हवाला भी दिया जाए कि वसीम और वक़ार, तो स्किल्स का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है, फ़िज़िकल फिटनेस का, अप्रोच का, आपकी गेम अवेयरनेस का, और एक वो जो लगन है खेल के बारे में, उस तमाम चीज़ों में खासा फ़र्क है वक्त के साथ साथ आया। बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया ना। उस वक्त शायद इस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। डिस्ट्रैक्शन एक तरह से अच्छी चीज़ भी होती है, जैसे मैंने पिछली बार ही कहा था कि मुझे उसकी ग्राउंड की परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे नहीं परवाह के वो निकर पहनता है, पतलून पहनता है, ग्राउंड से बाहर क्या करता है। सो प्रॉब्ली अब ऐसा है कि ग्राउंड से बाहर डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि वो मे बी मेरे ग्राउंड की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज इस तरह से होने लगती हैं कि मैं सोशल मीडिया के कमेंट्स का बहुत प्रेशर लेने लग गया हूँ कि मेरे मुतालिक क्या बात हो रही है, कोई मेरे बारे में बुरी बात तो नहीं कर रहा। इस किस्म का प्रेशर शायद उन वक्तों में नहीं था, मुझ तक डायरेक्ट चीज़ें नहीं आ रही थी। अब तो मुझे डायरेक्ट डीएम के अंदर हेट स्पीच का सामना करना पड़ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट अलग है। क्रिकेट चेंज हो गई है, स्किल सेट चेंज हो गया है। उस ज़माने में इतना नहीं था दोनों एंड से फास्ट नया बॉल इस्तेमाल होने का, बाउंसर का रूल चेंज हो गया है। क्रिकेट बड़ी हद तक, जहां पहले विकेट एक इवेंट हुआ करती थी, अब हमने छक्के को एक इवेंट बना दिया है और उसके इर्द गिर्द हमने बना दिया कि अब बैटिंग ओरिएंटेड, बैटिंग सेंट्रिक हो जाएगी, बिकॉज विकेट बार बार नहीं गिननी। हाँ, छक्का चौका बार बार लगता है तो उस पर ऑब्वियसली एक कमर्शियल एंटिटी आ जाती है कि दिस 4 वाज ब्रॉट टू यू बाय फलां फलां फलां। तो जितना ज़्यादा हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट एंड कमर्शियल रेवेन्यू का इनपुट हो गया है क्रिकेट में, तो वो बहुत हद तक उस तरफ से जाती जा रही है। तो वहाँ पे फिर बॉलर्स पे पाबंदियाँ भी हैं कि वो कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते। जिस तरह हमने दूसरे को कर्ब किया, बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया हमने ऑफ स्पिन बॉलिंग को।
इसी तरह से फास्ट बॉलिंग के केस में भी हमने बहुत सारी इस किस्म की तब्दीलियाँ देखने की मिली कि अब उस किस्म के फास्ट बॉलिंग हमें एटलीस्ट पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही जिस किस्म की क्वालिटी पेस बॉलिंग हुआ करती थी। एंड वैसे भी इस पर किसी का बड़ा अच्छा एनालिसिस था कि हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर सेल किया है कि वी आर अ लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, वी आर एक्चुअली लैंड ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। ये बीच में एक अनॉमली आई थी इमरान, वसीम, वकार, शुएब की, कि जिसकी वजह से हमारे अभी भी किसी बच्चे से आप पूछेंगे तो वो फास्ट बॉलर ही बनना चाहेगा, मे बी उसका स्किल सेट लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर वाला हो, लेकिन बनना फास्ट बॉलर ही चाहेगा। बट उससे एक ट्रेंड तब्दील हो गया, वरना इन तीनों से पहले आप हमारे चार्ट्स देखें तो हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो हमें डोमिनेट किया करते थे। शुएब अख्तर का भी काफ़ी एक लोगों के दिमाग में वो एक इम्पैक्ट है ना कि आपको फास्ट बॉलिंग, हर जनरेशन की एक वो है ना कि अगर 80s का बच्चा है तो उसने इमरान को देखा है, 90s का बच्चा है तो वसीम वकार को देखा है, 2000s का बच्चा है या लेट 1990s का बच्चा है तो उसने शुएब अख्तर को देखा है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर कुछ लोगों ने उमर गुल को देखा, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ मसला क्रिकेट के डाउनफॉल में अगेन वो जो 7-8-9 साल हैं जिसमें हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हुई, उसने हमें कई चीज़ों में पीछे किया। हमें ये भूल गया कि हमने अपने ग्राउंड में क्रिकेट करवानी किस तरह इंटरनेशनल लेवल की, हमारे स्टेडियम्स उसके लिए तैयार नहीं थे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए तैयार नहीं थी, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन तो तैयार नहीं थी, हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनको भूल भाल गया था कि इस किस्म का इवेंट किस तरह से मैनेज करना है। सो दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ टेस्ट फॉर ऑल दीज पीपल। इसी तरह से हम लोगों को भी भूल गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट देखनी कैसे है। और फिर हमारे यहाँ जिस तरह से क्रिकेट के वापस आने के बाद भी स्टेडियम आवाम से इतना दूर हो गया कि वहाँ जाने के लिए मुझे जितनी जान जोखम में डालनी पड़ती है, आई डोंट गेट दी आइडिया कि मैं क्यों जाऊँ। जैसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि दीगर ममालिक में आपका फ़ैन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है, स्टेडियम्स आपको खुले बाजुओं के साथ वेलकम करते हैं कि आए आप इंजॉय करें। वहाँ पे ये तक डिसाइड हो रहा होता है कि फॉर इंस्टेंस ये अगर किसी फ़ैन ने दौरान मैच कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है तो उसके कप का एंगल किस तरह से होगा ताकि उस ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाए। अगर उसने आइसक्रीम खानी है तो वो आइसक्रीम का कप हम इस तरह से डिज़ाइन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाए। यहाँ हमारी प्लानिंग हो रही होती है, लोगों के पराठे नहीं अंदर जाने देने, लोगों का बैनर नहीं अंदर जाने देना, ठीक है, लोगों के हेडफोन्स नहीं अंदर जाने देने। ये तो चलो ठीक है, मुझे एक दफ़ा रोक लिया था एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वर्क फॉर पीसीबी कि आप चले जाएं, आपका लैपटॉप अंदर नहीं जाएगा। मैं कहा मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, इसका अंदर जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। सो हमारे यहाँ इस किस्म की रुकावटें हैं। तो वो एक मरतबा ना हुआ राय साहब, जैसे आपने रोकने की बात की ना, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद इलियास साहब जी, आप जानते हैं उनके कितने वेरी इंटरेस्टिंग बागो बहार शख्सियत है। जी जी जी। तो वो हम लोग जा रहे, वो भी मैं भी था और इलियास साहब भी थे, पैदल। मैं कि चलो पैदल ही चलने ना इलियास साहब, तो हम पैदल चलने शुरू हो गए। मैं कि लाइन चला के जावांगे। अब हम लाइन में लगे, उनको भी मैं आओ जी लाइन चला गो लियाज साहब की लाइन। और वो तलाशी की बात आई, तलाशी के मौके पे जब हम पहुँचे ना तो उनके पास तंबाकू नोशी का सामान मौजूद था, तो वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब हमने तो उसमें लियाज साहब ने फॉर्मर चीफ नहीं जा सकते जी अंदर, नहीं। अब लियाज साहब ने कहा कि ये सिगरेट अगर मैं इनको ऐसे दे दूँगा तंबाकू नोशी का सामान तो ये तो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो इस्तेमाल के लिए तो वो नहीं किसी को दे सकते। उन्होंने कहा नहीं जा सकता, कहते 1 मिनट हाफ है, और टक 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 उन्होंने कहा एल है, चलो जाओ चलिए। उन्होंने कहा जी मैं नहीं पी सकता, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ कि तुसी आप इस्तेमाल करोगे, तेरे को भी टक 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 चलो। ओह माय गॉड। सो जहाँ दीगर ममालिक में दीगर ममालिक में पूरा डिपार्टमेंट होता है इस चीज़ के लिए, जिसको फ़ैन इंगेजमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है। हमारे यहाँ वो फ़ैन इंगेजमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहेगी कि जी हमारे कंटेंट पे फ़ैन्स कितने इंगेज कर रहे हैं। फ़ैन्स ग्राउंड में आके, स्टेडियम में आके किस तरह से इंगेज करते हैं, इस तरफ अभी भी उस तरह से ध्यान नहीं है। एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यू सीरीज़ है ऑन सुंदरलैंड्स फुटबॉल क्लब, वो रेलीगेट हो के कुछ 3rd डिवीज़न में बेचारा पहुँच गया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट है जो कि कुर्सियाँ तब्दील कर रहा है कि भाई फैंस का एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए। और वहाँ पे फैंस का भी फिर उस क्लब के लिए प्यार इस किस्म का है कि पता है ये रेलीगेटेड क्लब है, 2nd डिवीजन में आ गया, लेकिन फिर भी फर्स्ट डे पे खड़े हैं लोग सीज़न पास लेने के लिए कि पूरे सीज़न की टिकट्स आज ही लेके जानी है। और वो प्लान कर रहे हैं कि अच्छा मैं यहाँ बैठूंगा तो मुझे एंथम किस तरह से सुनाई देगा। दीगर ममालिक में इस तरह से प्लानिंग हो रही होती है, हमारे यहाँ मतलब। अच्छा, आपने फुटबॉल की बात की तो मुझे एक और बात याद आ गई कि कुछ खबरें ये भी सुबह से रिपोर्ट हो रही हैं कि शायद PFF को सस्पेंड कर दिया गया है फीफा की जानिब से। खबरें गर्दिश नहीं करी, कर दिया गया है। कुछ ज़्यादा लंबी सस्पेंशन नहीं होगी, प्रॉब्ली 1 से 2 माह के अंदर
लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उनको आइन के में कुछ तब्दीलियां करने के लिए कहा जा रहा था बार बार, जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी लाई गई थी, जिसका जो कि एक तरह से एडहॉक सिस्टम ही था। सो उनके नाम से जाहिर होता है कि चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए लाया जा रहा था। उस जो आइन में तब्दीलियाँ सजेस्ट की जा रही थी या वो हो नहीं रही थी या उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही थी, लिहाजा अगेन इंटरवेंशन की बुनियाद पर फीफा ने मेंबरशिप कैंसिल कर दी है PFF की। लेकिन जो इनसाइड न्यूज़ है या जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि ये उसने बड़े मज़ाकिया अंदाज में कहा था ना कि यार दफ्तर तो पहले ही क्रिकेट मैचेस की वजह से बंद था, ये थोड़ी छुट्टी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट दिस सस्पेंशन वॉन्ट लास्ट लॉन्ग। कर दिया हुआ एक सस्पेंशन हो गई है, नहीं बहाल भी कर दिया है। हाँ, वो कहते सस्पेंशन, उसका यही कहना था कि ज्यादा लंबी, बहुत लंबी भी हुई तो 60 दिन, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जब तक मैंने बताया वो सही भी हो गई है, बहाल भी हो गई है। अच्छा सर, मैं लेट हो गई हूँ वो उन्होंने जो आपने कहा ना कि ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो फौरी तौर पर फीफा ने एक्शन लिया है, उन्होंने कहा इससे तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या हो सकता है वो तब्दीली आइन में करवा दी हो, वो अंकल की ऐनक का नंबर अपनी ऐनक लगाए बगैर पढ़ रहे। मजाक है पाकिस्तान के साथ, खुद पाकिस्तान के लोगों का भी और बाकी फीफा का भी, पता नहीं क्या उन्होंने NC लगाई हुई है पाकिस्तान पर। और पता नहीं कितने ही बरसों से, 2015 से जब ये खेल शुरू हुआ था, 2025 आ गया, पूरी दहाई अच्छा भला पाकिस्तान का फुटबॉल थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा था। एक साउथ अमेरिकन राइटर ने मुझे कुछ अर्सा पहले, ज़्यादा लंबी बात नहीं, पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 माह पहले की बात है, सर्दियों में ही मुझे कांटेक्ट किया था जस्ट टू गेट द आइडिया कि पाकिस्तान में फुटबॉल का सीन क्या है। एंड शी वाज सरप्राइज टू नो कि पाकिस्तान ने कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया हुआ। इतनी आबादी है, इतना क्रेज़ है खेल के लिए, दुनिया भर को फुटबॉल बना कर देता है, लेकिन नहीं हो सका। देन आई एक्सप्लेन टू हर कि क्या सिचुएशन है, एंड शी वाज लाइक हाँ मेरा मुल्क भी कौन सा आज तक क्वालिफाई कर सका है। तो वो यही, और उसको मैंने बताया कि ये हमारा इस साल का सीज़न शायद सबसे अच्छा सीज़न रहा है कि हमने क्वालिफायर में एक मैच जीता हुआ है। एंड लेकिन आपको पता है एक चीज़ ऐसी है, जिस तरह हॉकी का एक दौर था कि उस वक्त लोगों को क्रिकेट का इंतज़ार होना हो, हॉकी का ज़रूर होता था। बहुत पुरानी बात अगर आप करें तो, मैं अगर सुनूं किसी से कभी, तो वो ये कहते हैं कि हमें हॉकी का बड़ा क्रेज़ था कि सब के सब प्लेयर जो है वो नंबर 1 थे। इस तरह से अब जाकर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर अपनी एक ग्रिप पैदा करता है, वापस आता है, वापस क्या आना है मतलब नए सिरे से ही पैदा करें, रिवर्स करें, एक अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें, तो फुटबॉल के अंदर पाकिस्तान जितना इम्पैक्ट पैदा कर सकता है, आई थिंक कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच से ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर पैदा हो जाएगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हमेशा से वन स्पोर्ट नेशन नहीं थे। बैक इन 60s हम हर तरह की खेलें खेलते थे, जब करेक्टर्स लाइक अखलाक एंड हमारे रेसलिंग हो गया, देन स्कॉश में हमारे कितने बड़े बड़े नाम रहे हैं, एथलेटिक्स में हमारे बड़े बड़े नाम रहे हैं, एशियन गेम्स वगैरह में पाकिस्तान यूज टू बी वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट, जो कि तकरीबन हर तरह की खेल खेल रहा होता था। हॉकी ऑब्वियसली हमारा एक प्राइम फोकस हुआ करता था, बिकॉज उसमें हम जीत भी जाते थे। अगेन जिस तरह ये भी कहा जाता है कि हॉकी एक्चुअली इस खित्ते की इंडिजिनस एक खेल की अंग्रेज़ी फॉर्म है, बिकॉज खिद्दू कुंडी इसी किस्म की खेल हुआ करती थी जिसकी रिफाइंड फॉर्म फील्ड हॉकी की शक्ल में नज़र आती है। सो वो एक फैक्टर था। देन ऑब्वियसली मे बी इस बात से बहुत से लोग डिसएग्री करें कि जावेद मियाँदाद का छक्का जो था वो क्रिकेट की राइज थी और हॉकी का जवाल वहाँ से शुरू हो गया था, बिकॉज लोगों का अचानक से क्रेज़ क्रिकेट की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और हॉकी का क्रेज़ जो है वो डाउन द लाइन गया। 92 का वर्ल्ड कप हमें याद है, बट अक्सर हम भूल जाते हैं 94 में भी हमने वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की जीती थी। प्रॉब्ली वो हमारा आखिरी बड़ा टूर्नामेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए भी नहीं है। अब अगर जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने इतना नाम उसमें कमाया है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट आज भी जो क्रिकेट के साथ है वो क्रिकेट के साथ ही है। डेफिनेटली हॉकी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, मुझे तो खैर हाफिज साहब आपको ज्यादा इसके बारे में इल्म होगा। के साथ दो चीजें जो हुई ना, एक तो ऑस्ट्रोटर्फ का आना, वहां से हमारा सवाल शुरू हो गया, बिकॉज वी वर नॉट प्रॉब्ली रेडी फॉर दैट चेंज। उसके बाद भी जो हम वर्ल्ड कप जीते हैं वो जीते हैं जिसमें थोड़ा मिक्स था, ऑस्ट्रोटर्फ एंड ग्रास हॉकी साथ साथ थी। टाइम के साथ साथ बाकी टीमों ने अपने आप को तब्दील कर लिया, हम उसी जोन में रह गए, जी तुम्हारा खेल हम कर ही लेंगे, हमने तब्दीलियों को टाइम पे जज नहीं किया। एक फैक्टर वो था। दूसरा फैक्टर ये था कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में तब खेलों का बहुत अच्छे तरीके से इनेकाद किया जाता था। हॉकी के मैचेस, क्रिकेट के मैचेस, बाकायदा राइवलरी हुआ करती थी गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज की आपस में, हॉकी में और क्रिकेट में। एक और मसला जो हुआ कि जब खेलों को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के नीचे से निकाल के आईपीसी के अंडर दिया ना, वहाँ से तो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया ना कि अब स्पोर्ट्स इदारे जो पहले सिर्फ मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शंस पे ही खेलें थोड़ी बहुत करवा देते, तो उन्होंने तब हाथ झाड़ दिए। स्कूलों में खेल के मैदान ख़त्म हो गए।
उसके फिर जो है ऐसा ऐसा हॉकी का रुझान ख़त्म होता रहा, बिकॉज उसमें इवेंचुअली आपको कोई भी खेल तब मरता है जब आपको वो खेल गलियों में खेला जाता नज़र आना बंद हो जाता है। फुटबॉल एक गरीब आदमी की खेल है, एक बॉल चाहिए, 5-6 लोग चाहिए, आप खेल सकते हो। क्रिकेट के खेल में भी ऐसा ही है, एक बॉल और एक बैट चाहिए। हॉकी के केस में अगर आपने खेलनी है, हर बंदे को एक हॉकी चाहिए, ठीक है, उसके लिए कुछ सामान वगैरह चाहिए। एंड देन इवेंचुअली जब उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट उस तरह से मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं शौकिया नहीं खेलूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ तो मैं शायद प्रोफेशनली हॉकी खेल लूँ, चांसेस उसके भी कम है, बिकॉज वो मैं अनअर्थ किस तरह से करूँगा। मे बी अभी हमारे जो सेंटर्स हैं प्लेसेस लाइक गोजरा एंड ऑल, जहाँ पे एक हमारी वो एक लेगेसी रही है हॉकी की। आज भी किसी घर की खुदाई करोगे तो नीचे से हॉकी का सामान बरामद हो जाएगा, बिकॉज वो दबाया जाता था। सो वो अभी भी वो सेंटर्स हैं हॉकी के लिए, बट उस तरह से नहीं है, बिकॉज मे भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हॉकी इज़ अ डाइंग स्पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड, और खेलों ने टेक ओवर कर लिया। अरे लेकिन पाकिस्तान में जैसे अभी राय साहब आपने जिक्र किया है हॉकी के मुख्तलिफ वजूहात के क्यों आखिर नीचे आई है। 94 में पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वॉश, स्नूकर में मोहम्मद यूसुफ साहब जीते थे 1994 में। तो पाकिस्तान बैक वक्त 4 खेलों में, और दुनिया का सबसे लंबा इंसान भी हमारे पास था। हाँ, तो वो मुझे कार्टून याद है, जब आलम चन्ना साहब की वफ़ात हुई है तो एक कबर बनी हुई है, उस पर क्रिकेट बैट लगा हुआ था, एक हॉकी की कबर थी, एक स्क्वॉश की थी, एक स्नूकर की थी, और फिर एक लंबी सी कबर थी कि आज भी ये वाला रिकॉर्ड भी हाथ से गया। सो पाकिस्तान में उस वक्त 4 बैक वक्त खेलों का आलमी चैम्पियन था। जहांगीर खान, जानशीर खान ने एक अरसे तक, मतलब हमने अगर तब्दीलियों के साथ अपने आप को बेहतर नहीं किया, लोग तरक्की करने में लगे रहे, लोग तहकीक में लगे रहे, लोग उसमें अपने आप को संवारने में लगे रहे, और हम लगे रहे और कामों में, तो उसका नुकसान खुमियाजा हम खुद भुगत रहे हैं। सिस्टम हमारे यहाँ किसी चीज़ का नज़र नहीं आता। आज हॉकी, वो एक हॉकी फेडरेशन है, पता नहीं वो क्या है, वो 8-10-15 लोग हैं, वो 20-25 15-20 बरस गुजर गए उनको, वो हर जगह पता नहीं क्या है, वह अजीब तमाशा है पाकिस्तान में। इतना बड़ा स्टेडियम है, अगर आप नेशनल हॉकी स्टेडियम ये देखें, इट्स अ जायंट ऑफ अ स्टेडियम, प्रोबब्ली वन ऑफ, इफ नॉट द लार्जेस्ट, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड। और ये 90 में इसने वर्ल्ड कप होस्ट किया हुआ है। भाईजान स्टेडियम पूरा था जी, लोग, एक जगह खाली नहीं थी, एक बंदा वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं थी। मतलब 70,000 लोग अगर स्टेडियम में आ जाए यहाँ पर देख, प्रॉब्ली वो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, जिसमें लोगों ने वजीर आला साहब के लिए नॉट सो वेरी खुशगवार नारे लगाए थे। सो ये मतलब जो आज भी देखें उसको, जो पाकिस्तान के यहाँ पर मैचेस हुए हैं, जो पाकिस्तान ने जीता है 94 में, 90s में, जो पाकिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान ने जितने होस्ट किए हैं मैचेस, वो तो एक बड़ा बिल्कुल मुख्तलिफ सा मंजर था। क्या लोग क्रिकेट देखते होंगे, 34,000 पे लोग पागल हो जाते हैं, 70,000 भरा पड़ा। 35,000 का गद्दाफी स्टेडियम इतना बड़ा समझा जा रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि वाह 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 इतनी बड़ी तादाद, और जिस तरह से आप 70,000 की तादाद बता रहे हैं, तो आप देखें कि क्या ही शोर और क्या ही क्राउड और क्या उसका एक मंजर होता है। और हॉकी के केस में तो ये है ना कि क्रिकेट में फिर आप थोड़ा सा दूर हैं, हॉकी के केस में क्राउड बहुत करीब होता है आपके, लाइक बहुत थोड़ा सा गैप होता है आप में और आखिरी सीट पे बैठे हुए शख्स में। अभी क्रिकेट, अब गद्दाफी स्टेडियम की हमने बात की कि वो अब 35,000 की उसकी कैपेसिटी होगी। इट्स अभी तो खैर थोड़ा सा नॉवेलिटी फैक्टर है कि नया स्टेडियम है, चलो देखने चलते हैं, देन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, चलो देखने चलते हैं, देन PSL के मैचेस आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो अभी नॉवेलिटी फैक्टर है, जब नॉवेलिटी फैक्टर जाना शुरू होगा तो आपको याद है कि 24,000 भरने के लिए मुसीबत हो जाती थी। 35,000 इज गोइंग टू बी वेरी हैसल, और उसकी बहुत बड़ी वजह वही है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि हमारे फर्स्ट मैच वुड कंटेन many ऑफ द क्राउड। वो तो हो जाएगा, वो तो ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि नॉवेल्टी फैक्टर है, तो नयापन है, तो उसके चक्कर में होगा। बाद में क्या हम सस्टेन कर सकेंगे इसी हमारे रवैये के साथ कि जी हमने इनकन्वीनियंट करना है लोगों का स्टेडियम आना। अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 45,000 है या 70,000 है, ज़हन से निकल गया। ये नेशनल स्टेडियम इज अराउंड 40,000 है ना, 45,000 लोग भी बहुत होते हैं। फिर भी देखिए बहुत 45,000 लोग, मतलब है बहुत होते हैं, जलसा भर जाता है। हाँ, वो बड़े हुए हैं, जलसे ही होते हैं वहाँ पे, जलसे भी बड़े हुए हैं, जलसे भी बड़े हुए हैं। ऑस्ट्रो टर्फ की टर्फ को उड़ा दी गई है। अच्छा, राय वो वैसे ही उसकी रिप्लेसमेंट ड्यू थी, ठीक है, लेकिन वो ये उसका अच्छा एक है कि जितने भी रिप्लेसमेंट हुए होते पहले जलसा करा दो, क्योंकि वो उसका मैं गवाह इसलिए हूँ कि उस वहाँ पे मैंने किसी काम से, मैं खेल तो नहीं रहा था, वॉक कर रहा था, तो मुझे अंदाजा था कि ये तो जख्मी कर देगी खिलाड़ी को। तो फिर मुझे बताया यही गया था कि इसका टेंडर अप्रूव होने गया हुआ है, ये रिप्लेस होनी है, फिर पता नहीं कितने बैरी जहाज पे आनी है, 6 माह लगने हैं।
तो वो उन दिनों उखड़नी थी, वो हुआ ये कि जलसे के आसपास उखेड़ दी जल्दी से। अरे एक टाइम में एलीट जो है आपकी, वो हॉकी खेला करती थी, हॉकी प्लेयर्स को एलीट समझा जाता था। आपने किसी भी जगह पर कोई काम करना है और अगर आप ये चाहते हैं कि वो मकबूल आम हो, तो उसके लिए आपकी एलीट को आगे आना पड़ता है, ठीक है। और इस फ़लसफ़े को अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर उसको नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर गुज़िश्ता चंद बरसों में कुछ सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी देखा जाए तो जहाँ पर एलीट जाती है उसका एक असर होता है और उसके बाद आम बंदा उससे बड़ा इंस्पायर होता है। तो अगर आपने क्रिकेट में आप हॉकी प्लेयर्स जब आप देखें ना, मरहूम मुनीर डार साहब DIG पंजाब पुलिस रिटायर हुए, ठीक है। हसन सरदार साहब को देख लें, मंजूर जूनियर साहब स्टेशन डायरेक्टर रहे उनके PIA के, ठीक है। पाकिस्तान हॉकी के बहुत बड़े बड़े नुमाया नाम अहम ओहदों पर थे सरकारी इदारों में, ठीक है। शबाज एक तो डॉक्टर भी थे ना कि वो कहते थे मरीज दवाई लेने नहीं आते, ऑटोग्राफ लेने आते हैं। मेरा ख्याल डॉक्टर तारिक अजीज, डॉक्टर उनका था यार वो रश बहुत होता है क्लिनिक पे, लेकिन दवाई लेने नहीं आते, ऑटोग्राफ लेने आते हैं। सो ये था उसका मसला कि जब तक आप अपने एथलीट्स को एलीट नहीं बनाएंगे उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये क्रिकेट इसलिए चल रही है क्योंकि क्रिकेट का पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है। क्रिकेट का पैसा एक आज़ाद कमाने का जरिया है और उसकी वजह से आते हैं। और ये T20 क्रिकेट और T10 क्यों मकबूल हो रही है, ये भी एक इसकी वजह है। और वो सारे मामलात जो हैं वो पैसे के साथ जुड़े हुए हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग है ना, जैसे मैंने हॉकी का जिक्र किया कि जी वो टेंडर है, तो वो कोई 8-9 महीने का मुझे प्रोसेस बता रहा था वो बंदा कि जी इतना टाइम लगेगा, ये उतनी देर में अगर आपका फर्ज करें कोई इंटरनेशनल इवेंट आ गया तो कैसे करेंगे, यही तो वजह है कि नहीं हो पाया। दूसरी जहाँ तक हमने बात की, खेल का हमारे माशरत में, हमारे माशरे में बड़ा अहम किरदार होता है। 2-3 चीज़ें अक्सर कहा, बिकॉज मेरा एक ताल्लुक तालीमी फील्ड से भी है इन अ वे, बिकॉज आई एम बेसिकली एजुकेशन मार्केटिंग कंसल्टेंट वाला रोल भी है मेरा। तो तालीम में हमने एक चीज़ बहुत अरसे से देखी है कि हमारे बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, 90%, 93%, 94%, लेकिन फिर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, रो रहे हैं इतने इतने नंबर लेके भी। उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चे नहीं खेल रहे। खेल आपको हार को बर्दाश्त करने का हार्ड वर्क नहीं है, नहीं, हार को बर्दाश्त करने का जो हौसला आपको खेल सिखा देती है ना, वो आपको कोई और चीज़ नहीं सिखाती। वो आपको बताती है कि भाई जीत भी होगी, हार भी होगी, हर दिन तुम्हारे लिए नहीं जाएगा। तो वो हौसला जो आप में आता है कि यार चलो ठीक है, 100 नहीं आया, 91 तो आया ना, वो हौसला नहीं है। दूसरा, खेल आपको ये भी मौका देता है कि आपके अंदर जो एक एग्रेशन है उसको आप एक बेहतर जगह पे चैनलाइज कर लें। सो अगर आप खेल नहीं होंगे, एक कोरिलेशन है कि जिन मुआशरों में खेल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर शिद्दत पसंदी ज़रा कम होती जाती है, बिकॉज आपके तबीयत में जो शिद्दत पसंदी है वो किसी और जगह पे इस्तेमाल हो रही है, और अगर थोड़ी बहुत शिद्दत पसंदी किसी पॉजिटिव जगह पे इस्तेमाल होनी है वो भी हो सकेगी। दूसरा, फिर एक हमारे यहाँ एक थोड़ा सा मजहबी एलिमेंट भी आ जाता है। तो मज़हब भी आपको खेल से मना नहीं करता। अगर वो आपकी आयात हैं कि अपने आप को तैयार करो, तो तैयार है एक मस्जिद के नुक्कर में चौकड़ी मार के बैठ के नहीं होगे, यू हैव टू गो आउट एंड वर्क हार्ड फॉर दैट। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो भी एक तरह खेल ही है। सो खेल एक बहुत अहम जुज़ है आपके लिए, बिकॉज मुझे याद है मैं बहुत साल पहले एक जिम में जाया करता था, जिम एक मदरसे में था बाय द वे। तो वहाँ बड़ी मज़ेदार एक लाइन लिखी होती थी उसके दरवाजे पे कि अल्लाह मुझे सेहत जिस्मानी और सेहत ईमानी अता फरमा। जिस्मानी पहले, भाई अगर सेहत जिस्मानी होगी तो मैं खड़े होकर प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ सकूंगा, तो ईमानी सेहत भी हासिल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो मदरसे में जिम करने के बाद आप कितनी रोटियां खाते थे? उस जमाने में रोटी वाला काम जरा कम था, वो आतिश जवानी वाला दौर था ना। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की ना, इसमें एक मरतबा ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे मज़ीद, और वो सेहत से रहें, और अख्तर रसूल साहब एक प्रोग्राम में थे ना, तो अख्तर रसूल साहब ने वो मजहबी तकरीर शुरू कर दी, तो वो थोड़ी देर सुनी, फिर ख्वाजा साहब ने बड़ा कहते अख्तर फिर 4 साल रोजे रख के ओलंपिक खेलने चले जाइए। तो ये नहीं हो सकता। You have to create a balance ना। बैलेंस है हर बैलेंस आपको और बहुत जरूरी है। खैर अगर हम किसी रिलीजियस एस्पेक्ट को माइंड में रखते हुए बात करते हैं, तो कोई भी रिलीजन आपको ये नहीं कहता है कि आप एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसकी तरफ चले जाएं। एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड एंड एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, और इसी में जो है वो हुस्न भी होता है आपकी लाइफ का। स्पोर्ट्स की बात हम कर रहे थे और टूर्नामेंट्स की बात हम कर रहे थे। एक कन्फ्यूजन है, मुझे हाफिज़ साहब क्लियर कीजिएगा कि पाकिस्तान में अभी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में हो रही है, और इसके बाद IAS के 2 टूर्नामेंट्स होस्ट करने हैं भारत ने, एक वुमेन वर्ल्ड कप और उसके बाद एशिया वर्ल्ड कप।
एशिया कप जो हमारा एशिया कप तो 2025 में इसी बरस में ही है, क्योंकि वो आई थिंक अक्टूबर में, और उससे पहले जो है वो ये वुमेन वर्ल्ड कप आई थिंक शायद सितंबर या अगस्त सितंबर में है। तो एशिया कप और उसके बाद ये वर्ल्ड कप वुमेन का जो है ये होस्ट करना है। फिर उसके बाद 2026 में भी इंडिया ने वो वर्ल्ड कप होस्ट करना है T20 का। तो आप ये देखें कि हमें एक टूर्नामेंट देने के बाद आईसीसी ने 2 बड़े टूर्नामेंट्स एक 2025 में और उसके बाद जो है वो आपका सीधा सीधा 2026 में टूर्नामेंट है इंडिया के पास। देन वी विल से कि पाकिस्तान के पास इतने 29 साल बाद एक अपॉर्चुनिटी आई है, और उसके बाद हमारे साथ जो वादा किया गया वो 2027 का किया गया है, जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो हमारे पास कोई लिखा हुआ उसका एविडेंस नहीं है कोई, क्योंकि अगर एविडेंस की बात की जाए फिर वो बात बहुत लंबी चली जाती है, लेकिन हमारे पास नहीं है क्लैरिटी कि हम उसको होस्ट करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। अब स्टेडियम तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन आने वाले मैक्सिमम आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं वो इंडिया के पास हैं, हमारे पास नहीं है। तो हमने मतलब सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए ये सारा कुछ किया, और वो भी जिस मैच के लिए किया वो मैच ही पाकिस्तान में नहीं है। So don't you consider कि we are going through, we will go through many over time ये चीज़ें थोड़ा फिक्स होना शुरू होंगी। ये रोना बाकी मुल्कों का भी है कि उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इंडिया को ज़्यादा मिलने लग गई हैं। बट आप ये देखें कि 96 में इन दोनों ममालिक ने विद श्रीलंका होस्ट किया, देन श्रीलंका ट्रॉफी में मिल गई इन 2004 आई थिंक 2 में 4 की इंग्लैंड में हुई थी, 6 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, 8 में पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी, नहीं हो सकी एंड देन फिर वो सारा एपिसोड हमारे से क्रिकेट का चले जाना। वो शायद एपिसोड ना होता तो हम फिर इन कंटेंशन होते कि इवेंट्स हो रहे हैं, चांसेस हैं। देन इंडिया को उस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2 वर्ल्ड कप होस्ट करने के मिले 50 ओवर्स एंड एक T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने को मिला, एक और मिला था जो बिकॉज ऑफ कोविड यूएई में शिफ्ट हुआ था। सो उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती नहीं, बिकॉज वो अगेन आपके पास एक मिसाल मौजूद थी कि यार हमने रिसेंटली ये करके दिखाया ना, तो इसकी बुनियाद पे और दो हमें। चैंपियंस ट्रॉफी कैन बी दैट मिसाल फॉर अस कि यार ये हमने किया है, ये हमने इसमें ये चीज़ें आपकी अचीव की हैं, सो गिव अस मोर। सो यहाँ से हो सकेगा। अभी हमें मे बी थोड़ा लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ जाना पड़ेगा, वो 27 का वुमेन वर्ल्ड कप है। देन अंडर 19 के जितने इवेंट्स अब होने लगे हैं, बिकॉज अब आईसीसी का ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद या 2 साल बाद ही कुछ ना कुछ होना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आईसीसी साल में 2 इवेंट कर रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप, अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी। सो आगे चीज़ें होती रहेंगी एंड आईसीसी को भी मालूम हो जाएगा इसके बाद कि कितनी बड़ी फॉलोइंग एंड इकोनॉमी एंड आपकी क्रिकेट फॉलोइंग है यहाँ पर कि जिसको बैक किया जा सकता है। अच्छा सर जी, हम पाकिस्तान के इन मैचेस की जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ में हैं, आपको कोई लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ आज भी कहीं कुछ जहन में अभाम होगा खिलाड़ियों के ऊपर कि जिस अंदाज में आगे पाकिस्तान ने क्रिकेट को लेकर चलना है? अगर हारिस रऊफ़ अभी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल के आए हैं, कोई लाइन लेंथ कुछ इस किस्म की चीज़ें कॉम्बिनेशन के एतबार से, या फिर टीम का खिलाड़ियों का आना जाना, ये सारे मामलात आप समझते हैं कहीं ना कहीं किसी एक स्पोर्ट्समैन के लिए उसके जहन पर असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं, और इसीलिए थोड़ी सी क्लैरिटी होना और थोड़ा सा सिक्योर होना खिलाड़ी के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास इस चीज़ की क्लैरिटी हो कि मेरा लेट्स से 5 साल का ना सही एटलीस्ट 1 साल का मेरा प्लान ये है, मेरी चीज़ें प्लान हैं कि मैंने ये बड़ा इवेंट खेलना है, इस मैच को मैं स्किप कर सकता हूँ। दुनिया जहाँ पे अपने फास्ट बॉलर्स के दिन प्लान करती है कि तुमने इस दिन में इससे ज़्यादा गेंदें नहीं करनी नेट में, हमारे यहाँ सितंबर में बात हुई थी तो पता चला था कि अभी तक फास्ट बॉलर्स को कोई रिहा प्लान ही नहीं मिला। लेट्स नॉट टॉक अबाउट के जी वो बॉल कितने करने हैं, तो किस दिन मेरा वर्कलोड मैनेज होना है। वर्कलोड मैनेजमेंट ना एक बड़ा अच्छा फैंसी वर्ड हमें मिल गया है लेटली, जिसको हम बारहा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर जितना वो डीप रूटेड वर्ड है, क्या हमने उसको समझा भी है? आई डोंट थिंक सो। सो वही वजह है कि जब तक खिलाड़ी इस मामले में सिक्योर नहीं होगा, जब तक उसको ये सिक्योरिटी नहीं मिल जाती कि यार मैं अगर परफॉर्म करता रहूंगा, मेरी फिटनेस ठीक रहेगी, तो मेरी जगह कहीं नहीं जाती। यहाँ पे आधा टाइम अगर मैंने इसी फिक्र में रहना है कि यार
मैं परफॉर्म अगर नहीं करता, मेरी फिटनेस नहीं रहती, मेरी जगह नहीं रहेगी, वो जो नहीं आपके दिमाग में आ जाता है ना, वो इसका उसका उस नहीं वर्ड, चूंकि इट्स ए नेगेटिव वर्ड, तो उसकी नेगेटिविटी जब आपके अंदर सरायत करने लगती है, वो फिर इवेंचुअली आपकी परफॉर्मेंस पे भी असरअंदाज होती है, आपके प्लान्स पे भी असरअंदाज होती है। तो आपका सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। वो अक्सर मैं एग्जाम्पल जो दिया करता हूँ कि एक हेल्दी ड्रेसिंग रूम जो है वही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आता है ग्राउंड पे, और एक अनहेल्दी ड्रेसिंग रूम जो है वो इनकंसिस्टेंट रहता है, उसमें टूट फूट का शिकार रहता है। हमारे जितने अदवार रहे हैं जो बड़े स्टेबल रहे हैं, उसमें हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है बड़ा पॉजिटिव रहा, बड़ा सही रहा। दूसरा फैक्टर ये आ जाता है कि ऑब्वियसली आपकी क्रिकेट टीम, देन आपका बोर्ड कितना स्टेबल चल रहा है, देन ऑब्वियसली आपका मुल्क कितना स्टेबल चल रहा है। तो इन तमाम अमूर के असरात होते हैं। सो इन तीनों चीज़ों का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अगर इर्ताश रहेगा तो फिर आपका करियर भी इर्ताश का शिकार रहेगा। कल पहला मैच है ट्राई नेशन सीरीज़ का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े शानदार अंदाज के अंदर ट्राई नेशन सीरीज़ में खेले, और ये ट्राई एंड टेस्ट जो सीरीज़ है ये बड़े मतलब इतनी अच्छी हो कि सबका जो एक इंटरेस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी के से पहले वो कायम रहे। ये ना हो कि ये इतना एक ऐसा इम्पैक्ट पैदा कर दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ टिकट्स का वो खर्चा पूरा करने के लिए लोग जाएं और उसके बाद कहें कि भाई हमें नहीं देखने हैं मैचेस। तो एक अच्छा रिजल्ट होगा। कितनी उम्मीद है वैसे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी? इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट, अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। साउथ अफ्रीका को हम हरा के आए हुए हैं, न्यूजीलैंड के साथ हम कॉन्स्टेंटली इन्हीं ग्राउंड्स पे खेलते हुए आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को फ़ायदा ये है कि ऑब्वियसली वो पिछले साल भी यहाँ पर खेल के गए, उससे पिछले साल भी खेल के गए। वो उनको एक दफ़ा जो छोड़ के गए थे वो तो महंगा पड़ रहा है ना, बाहर सालाना पड़ रहा है उनको हमारे यहाँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। आई विश इट कुड बी। हाफिज साहब एंडिंग की तरफ चले जाएं। बिल्कुल जी, काफ़ी देर से बताया जा रहा है कि प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज आपने आपकी कॉल्स का इंतजार किया, कल आप लोगों की कॉल्स शामिल भी करेंगे। और इसी के साथ रायज़ान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे और हाफिज साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है कल। टेक केयर, बाय बाय।